हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड उन चुने हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ और समझते चलिएगा एक एक क्वेश्चंस को। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो डिटेल में समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल इन लैंग्वेज डज नॉट इंक्लूड। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें इंक्लूड कौन सा नहीं है पूछा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बात हो रही है किसकी? तो ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है। ठीक है, ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑथेंटिक का मतलब ही आप समझ लीजिए एक प्रकार से, ये जो होगा आपका ऑथेंटिक मटेरियल, ये आपका रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, ये इसका की पॉइंट है। ये जो है वो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं ऑथेंटिक मटेरियल जो होंगे वो सभी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है रेस्टोरेंट मेन्यू, ऑप्शन बी है सॉन्ग लिरिक्स, ऑप्शन सी है जॉब एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन डी है इंग्लिश टेक्स्ट बुक। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम, चलिए। एग्जाम्पल है जैसे कि मेन्यू कार्ड्स है आपके, है ना, जो रेस्टोरेंट्स में आपको दिए जाते हैं जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो, है ना। और आप जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर जैसे कि अगर मुझे स्टूडेंट्स को किसी डिशेस के से रिलेटेड कुछ पढ़ाना है ना, किसी व्यंजन से रिलेटेड कुछ पढ़ाना है मुझे, तो मैं मेन्यू कार्ड्स का यूज़ करूँगी। ठीक है, क्योंकि इन सबको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जो है आपके नेचुरल वर्ल्ड में उपलब्ध होते हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही क्या हो जाएगा, रियल लगेगा, है ना। जब आप बच्चों को ये दिखाओगे तो उन्हें भी, क्योंकि वो भी रेस्टोरेंट्स जाते होंगे, तो उनको देखकर वो चीज़ें क्या होगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी और याद भी रहेगी। क्योंकि रेस्टोरेंट में तो सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं था ये, है ना, ये सभी के लिए होते हैं। तो इनका रियल में यूज़ करके बच्चों को अच्छे से क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है उसके बारे में, है ना। ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल्स यही सब हो जाएंगे। तो ये उसका एग्जाम्पल था एक प्रकार से। तो रेस्टोरेंट मेन्यू तो होता ही है आपका, सॉन्ग लिरिक्स भी होते हैं और अब जॉब एडवर्टाइजमेंट भी होती है रियल वर्ल्ड से रिलेटेड। बट ये जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है ना, इसके अलावा यदि दिया जाए, इसके अलावा आपके टीचर हो जाएंगे, ठीक है, स्कूल्स हो जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा, ये ऑथेंटिक लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं एग्जैक्टली। तो इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लैंग्वेज टीचर wants her students to write for an authentic audience and purpose. What would be the best writing task to achieve this? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से इसको याद रखिएगा। इसमें मैंने कई सारे आपके जो पिछले सीटेट के एग्जाम हुए हैं उससे भी क्वेश्चंस लिए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक भाषा शिक्षक चाहता है कि, है ना, उसके जो छात्र हैं वो ऑथेंटिक ऑडियंस यानी कि प्रामाणिक दर्शकों और किसी उद्देश्य के लिए लिखे। ठीक है, वो शिक्षक चाहता है ऐसा अपने छात्रों से। तो इसे प्राप्त करने के लिए जो है वो सबसे अच्छा लेखन कार्य यानी कि राइटिंग टास्क क्या होगा इसे प्राप्त करने के लिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है, स्टूडेंट्स राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन अ स्कूल रिलेटेड। मतलब कि छात्र जो है प्रिंसिपल को एक पत्र लिखे जिसमें स्कूल से संबंधित अपने राय वो व्यक्त कर रहा हो। ऑप्शन बी है, स्टूडेंट्स राइट आंसर्स टू क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ आफ्टर डिस्कसिंग। मतलब कि छात्र जो है चर्चा के बाद जो है चैप्टर के अंत में दिए गए प्रश्नों के क्या करें, उत्तर लिखे। ऑप्शन सी है, स्टूडेंट्स राइट अ मूवी रिव्यू फॉर ऑफ अ मूवी दे वॉच्ड रिसेंटली। या फिर छात्र जो है हाल ही में देखी गई फिल्म की क्या करें,
समीक्षा करते हुए लिखते हैं। ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स राइट ऑन द टॉपिक माय स्कूल, या फिर छात्र जो है माय स्कूल यानी कि मेरा स्कूल विषय पर क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसे जो प्राप्त करने का अच्छा सबसे लेखन कार्य हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिक ऑडियंस एंड पर्पस के लिए लिखना है आपको। जैसे कि कोई मूवी मैंने देखी, अगर उसका रिव्यू दूं मैं, तो वो क्या है, रियल वर्ल्ड से रिलेटेड है। सिर्फ मैं तो नहीं देखी होगी उस मूवी को, है ना, उस मूवी को तो सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, स्टूडेंट्स राइट अ मूवी रिव्यू ऑफ अ मूवी दे वॉच्ड रिसेंटली। ठीक है, मतलब वो मूवी का जो उन्होंने मूवी देखी है उसका रिसेंटली वो उस मूवी का क्या कर रहे हैं, रिव्यू दे रहे हैं। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर ऑफ क्लास 7th इन हर ग्रामर क्लास takes the grammatical item voice and tense. She provided them text from their textbook, reading in which the grammar item appears, and gave lot of practice to notice the item in natural disorder and practice to internalize the items. At the end, she drew their attention top the rules of voice and tense. What approach to grammar teaching does she adopt in her class? अभी बहुत ही लंबा क्वेश्चंस है ना, तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसमें अप्रोच इसका हम पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर डिक्लेरेटिव ग्रामर, ऑप्शन बी है रूल बेस्ड ग्रामर, ऑप्शन सी है कम्युनिकेटिव ग्रामर, या ऑप्शन डी है प्रोसीजरल ग्रामर। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो एक क्लास 7th की जो है टीचर है, जो कि अपने व्याकरण की कक्षा में व्याकरण संबंधी आइटम्स जैसे कि वॉइस एंड टेंस को क्या करती लेती है। उसके बाद शी प्रूव्ड देम टेक्स्ट फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक रीडिंग विच द ग्रामर आइटम अपीयर्स एंड गेव लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब कि वह उन्हें उनकी पाठ्य पुस्तक पढ़ने से क्या करती है, पाठ को पढ़ाती है जिसमें व्याकरण आइटम्स दिखाई देता है उनको। ठीक है, और आइटम्स को प्राकृतिक व्यवस्था में नोटिस करने और आइटम्स को जो है आंतरिक यानी कि appear and gave lot of practice to notice the item in natural disorders। हाँ, यानी कि आइटम्स को आंतरिक करने का अभ्यास कराती है, इंटरनलाइज करने का। अंत में उसने उनका जो है क्या किया है, ध्यान को वॉइस एंड टेंस में नियमों की ओर आकर्षित किया है बच्चों का। वह अपनी कक्षा में वॉट अप्रोच टू ग्रामर टीचिंग द शी अडॉप्ट इन हर क्लास, यानी कि वह अपनी कक्षा में व्याकरण शिक्षण के लिए क्या अप्रोच या दृष्टिकोण अपना रही है या अपनाती है। ऑप्शन जो दिए हैं इसमें इसमें ऑप्शन बी तो नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ये दो प्रकार की ग्रामर देख लेते हैं हम यहाँ पास। पहले तो पहला हो जाएगा आपका डिक्लेरेटिव ग्रामर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। इसमें जो है सिर्फ आपके फैक्ट्स होंगे। ठीक है, इसमें जो है सिर्फ आपके फैक्ट्स होंगे। ठीक है, इसमें कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है, और इसके साथ ही साथ क्या होता है, इसमें कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है। ये सब कीवर्ड्स हैं, आपको ध्यान में रखना होगा इसे, तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। डिक्लेरेटिव ग्रामर के अंतर्गत क्या होती है, इसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड प्रैक्टिस होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि आप बच्चों को क्या दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया जाता है ना। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका, और क्या हो गया आपका, गैप फिलिंग हो जाएगा। ये सब बच्चों को भरने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका
प्रोसीजरल ग्रामर। दूसरा क्या है आपका? प्रोसीजरल ग्रामर। तो इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। इसमें क्या करानी पड़ती है? बच्चों को बहुत सारी प्रैक्टिस करानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आंसर डिफरेंट आता है सब में, सब मतलब सबसे जो है आंसर डिफरेंट आता है। इसमें अलग अलग आंसर्स आते हैं, ये याद रखिएगा आपके प्रोसीजरल ग्रामर के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोसीजरल ग्रामर। ठीक है, वो कौन से अप्रोच का यूज कर रही है यहाँ पर? तो प्रोसीजरल ग्रामर का यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैंने बताया ऊपर आपको किसका, डिक्लेरेटिव ग्रामर और प्रोसीजरल ग्रामर का। तो इसका जो है यहाँ पर आपसे कौन सा पूछ रहा है? कंट्रोल्ड मैनर के बारे में पूछ रहा है। मतलब एक हिसाब से इसमें बोला जा रहा है कि जो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यानी कि व्याकरणिक संरचनाओं का नियंत्रित तरीके से अभ्यास किया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि विशेष संरचनाओं के उपयोग की व्याख्या करके। ऑप्शन बी है करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स, या फिर शिक्षार्थियों द्वारा जो है बनाए गए गलत वाक्यों को सुधारना। ऑप्शन सी है गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेज, या फिर गैप फिल करना ग्रामर एक्सरसाइज में। या ऑप्शन डी है राइटिंग पैराग्राफ्स एंड एसेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मैंने पहले ही बताया ये सब की पॉइंट्स है ना, फैक्ट्स है। कंट्रोल्ड प्रैक्टिस जो कराई जाती है किसके अंतर्गत आते हैं? आपके डिक्लेरेटिव ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बात हो रहा है कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट है, अ टीचर ऑफ क्लास 5 wishes to teach a complex language structures from the syllabus। मतलब कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका पाठ्यक्रम से एक जटिल भाषा, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यानी कि हो जाएगा यहाँ पर जटिल भाषा। जटिल भाषा, ठीक है। तो कक्षा 5 की एक शिक्षिका पाठ्यक्रम से एक जटिल भाषा संरचना पढ़ाना चाहती है, तो उसे क्या करना चाहिए? शी शुड, है ना, शी शुड। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है यूज अ ग्रामर गेम विथ अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मतलब कि इस जटिल संरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्याकरण खेल का उपयोग करें। ऑप्शन बी है आस्क द स्टूडेंट टू मेमोराइज द रूल्स, या फिर छात्रों को नियम को याद करने के लिए कहें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना, मेमोराइज करवाना ही नहीं हमें किसी भी चीज को। ऑप्शन सी है नॉट टीच द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अवॉइड इट, मतलब कि जटिल संरचनाओं को न पढ़ाएं और इससे बचे, इसे अवॉइड करें, ये भी गलत हो जाएगा। अवॉइड क्यों करेंगे, है ना, हमें तो उन्हें सिखाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, नहीं तो आगे जाके और दिक्कतें होंगी उन्हें। ऑप्शन डी है फोकस ऑन लिसनिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ टीचिंग ग्रामर, या फिर व्याकरण पढ़ाने के बजाय सुनने बोलने के अभ्यास पर ध्यान दें। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूज अ ग्रामर गेम विथ अ फोकस ऑन दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गेम वर्ड दिया है, देखो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आप गेम्स सिखा सकते हैं, क्योंकि गेम्स एक्टिविटीज कराने से बच्चा उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, सभी बच्चे जो हैं, और अच्छी तरह से खेल खेल में क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को भी अच्छी तरह से वो सरल तौर पर सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रामर टास्क आर, मतलब कि पूछ रहा है यहाँ पर कि व्याकरण के क्या कार्य हैं। ऑप्शन ए दिया है टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, यानी कि संदर्भित होना,
कॉन्टेक्चुअलाइज्ड यानी कि हो जाता है यहाँ पर संदर्भित, है ना। अब संदर्भित वर्ड आ गया, मतलब कि ये तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड होते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है टू बी लाइफ ओरिएंटेड, बट एग्जाम में आप बिल्कुल मत देखिएगा, जहां आपको संदर्भित वर्ड दिखे वही उसका सही आंसर हो सकता है। एक तरह से 99% जो है आपका सही आंसर ही होगा वो। ठीक है, ऑप्शन सी है फुली फॉर्म फोकस्ड, या ऑप्शन डी है मेमोरी फोकस्ड। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। ग्रामर टास्क आर जो मतलब कि व्याकरण के जो कार्य होते हैं वो क्या होने चाहिए, संदर्भित होने चाहिए, टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होने चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संदर्भित यानी कि कॉन्टेक्चुअलाइज्ड जो होता है ये आपके रियल वर्ड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, रियल वर्ड से रिलेटेड होते हैं और मीनिंगफुल होंगे। ठीक है, और क्या होंगे, तो मीनिंगफुल भी होंगे। तो ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, है ना, बेस्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टू हेल्प द स्टूडेंट्स ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ स्पीकिंग मिस्टेक्स, द टीचर विल यूज डैश एज द टीचिंग स्ट्रेटेजी। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि छात्रों को जो है वो छात्रों को वर्तनी की गलतियों को, है ना, यानी कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को, है ना, वर्तनी की गलतियों को मतलब गलतियों की समस्याओं को दूर करने में या कम करने में, ओवरकम करने में, है ना, मदद करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण रणनीति के रूप में किस इन चार ऑप्शन में से किन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया है डिक्टेशन, ऑप्शन बी है लाउड रीडिंग, ऑप्शन सी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, या ऑप्शन डी है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डिक्टेशन। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर श्रुत लेख। ठीक है, श्रुत लेख के द्वारा जो है वो उसको सुधारेंगे या उसे कम करेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेट टू, मतलब कि निदानात्मक परीक्षण किसे दर्शाता है, पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन ए है फाइंड आउट डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट विद अ व्यू टू प्लानिंग रेमेडीज। मतलब यहाँ पर फाइंड आउट डिफिशियंसीज, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छात्र की कमियों का पता लगाना। ऑप्शन बी है असेस द सुटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम, यानी कि किसी विशिष्ट प्रोग्राम के लिए उम्मीदवारों की क्या करना, उपयुक्तता का आकलन करना। ऑप्शन सी है टेस्ट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग देम जॉब, या फिर छात्रों को नौकरी प्रदान करने के लिए उनकी भाषा दक्षता का परीक्षण करना। ऑप्शन डी है जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, या फिर छात्रों की क्षमताओं का क्या करना, आकलन करना। तो निदानात्मक परीक्षण के लिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब कि जो छात्र है उनकी कमियों का पता लगाना एक प्रकार से। ठीक है, कि उन्हें किन किन क्षेत्रों में कमियां हैं। ठीक, तभी आप उसका डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज, मतलब कि दूसरी भाषा शिक्षण में जो है TBLT का क्या है पूछा है। ऑप्शन ए है, मतलब TBLT का फुल फॉर्म बताना है यहाँ पर एक प्रकार से। ऑप्शन ए है टास्क बेस्ड लैंग्वेज ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है टास्क बुक लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन सी है टूल बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, या ऑप्शन डी है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट लैंग्वेज डैश द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, मतलब इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में कैसा रोल अदा करती है। ऑप्शन ए है हिंड्रेंस, यानी कि बाधा, इसका मतलब होता है बाधा। ऑप्शन बी है वर्क्स एज एन ऑब्स्टेकल इन, ऑप्शन सी है डजंट इन्फ्लुएंस, या ऑप्शन डी है सपोर्ट्स। तो डजंट इन्फ्लुएंस भी नहीं होगा, प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल प्रभावित करती है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सपोर्ट्स। जो पहली भाषा होती है वो दूसरी भाषा को सीखने में क्या करती है,
उसका समर्थन करती है, उसका सपोर्ट करती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल रूल्स आर डैश फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। मतलब कि व्याकरण के नियम भाषा सीखने के लिए है। ऑप्शन ए है इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी कंपलसरी, ऑप्शन सी नॉट इंपॉर्टेंट या ऑप्शन डी है मैंडेटरी। तो जो व्याकरण के नियम होते हैं वो भाषा सीखने के लिए क्या होंगे? तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट है, तभी आप भाषा सीख पाएंगे ना, जब आपको व्याकरण के नियम पता हो। एक तरह से आप अपनी मातृभाषा तो सीख लेंगे, बट आपको किसी दूसरे भाषा को सीखने के लिए जो है ग्रामेटिकल रूल्स का ज्ञान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। मतलब कि भाषा सीखना किससे स्टार्ट होता है पूछा है। ऑप्शन ए है राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग या ऑप्शन डी है लिसनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग। क्योंकि भाषा के चार कौशल बताए थे मैंने, है ना, एल, एस, आर और डब्ल्यू। तो पहले क्या आता है यहाँ पास, लिसनिंग आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग। नेक्स्ट है, वन ऑफ द टास्क ऑफ टीचर इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग टू। मतलब कि इसमें पूछ रहा है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में शिक्षक का एक कार्य कौन सा है। ऑप्शन ए है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल बैकग्राउंड ऑफ लर्नर्स। मतलब कि जो शिक्षार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन बी डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ द लर्नर्स, या शिक्षार्थियों की भाषा संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करना। ऑप्शन सी प्रोवाइड सुटेबल क्लासरूम्स टू द लर्नर्स, या शिक्षार्थियों को उपयुक्त कक्षाएं प्रदान करना। ऑप्शन डी है सेंड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द लर्नर्स, या फिर शिक्षार्थियों को प्रगति रिपोर्ट क्या करना, कार्ड भेजना। तो शिक्षक का क्या एक कार्य है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंतर्गत? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ लर्नर्स, है ना। ऑप्शन ए नहीं होगा, गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कम्युनिकेटिव, एक संचार की बात हो रही है ना, कम्युनिकेट करने की बात हो रही है। तो डिटरमाइन द लैंग्वेज नीड्स ऑफ लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थियों की जो है भाषा संबंधी आवश्यकताओं का क्या करना, निर्धारण करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, संचार भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री रिक्वाइसाइट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। मतलब कि इसमें पूछा है कि अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व आवश्यकता है, प्री रिक्वाइसाइट, है ना। ऑप्शन ए है एक्सपेंसिव लर्निंग मटेरियल्स, ऑप्शन बी है इनपुट रिच इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है स्पेशली ट्रेन टीचर, या ऑप्शन डी है इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पियर्स। तो आपको अंग्रेजी सीखने के, अंग्रेजी भाषा, है ना, सीखने के लिए जो पूर्व आवश्यकता होगी वो क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इनपुट रिच इन्वायरमेंट, है ना। एक्सपेंसिव लर्निंग मटेरियल्स नहीं होगा। ऑप्शन सी है स्पेशली ट्रेन टीचर, स्पेशली ट्रेन टीचर की भी आवश्यकता नहीं होती है। इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव पेयर्स की भी आवश्यकता नहीं है। आपको अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए जो पूर्व आवश्यकता होगी वो सबसे पहले होगी इनपुट रिच इन्वायरमेंट की, और ये जो है वो काफी पॉजिटिव वर्ड है। तो ये तो होगा ही इसका सही आंसर, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो है आपको समृद्ध वातावरण की आवश्यकता होती ही है। केवल अंग्रेजी भाषा के लिए ही लागू नहीं होता है ना, सभी भाषा के लिए आपको समृद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है। तो आप आसानी से भाषा को या किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग मीन्स। मतलब कि गतिविधि आधारित भाषा अधिगम में टास्क है पूछा है। ऑप्शन ए है एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर फॉर अ कम्युनिकेटिव पर्पस। मतलब कि एक गतिविधि जहां लक्ष्य भाषा का उपयोग जो है शिक्षार्थी द्वारा कम्युनिकेटिव यानी कि संचार के उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है अ पीस ऑफ वर्क डिजाइन बाय द टीचर फॉर लैंग्वेज टीचर। मतलब कि शिक्षक द्वारा भाषा शिक्षा के लिए डिजाइन किया गया कार्य। ये ऑप्शन सी है अ टेक्स्ट बुक
एक्सरसाइज टू बी कैरिड आउट बाय लर्नर्स इंडिविजुअल्स, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा अब व्यक्तिगत रूप से किया जाने वाला एक पाठ्य पुस्तक का अभ्यास। ऑप्शन डी है अ टास्क फॉर द टीचर फॉर असेसिंग लर्नर्स लैंग्वेज लर्निंग, या शिक्षार्थियों की भाषा सीखने का आकलन करने के लिए जो है शिक्षा के लिए एक कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। जो गतिविधि आधारित भाषा अधिगम में टास्क होता है वो क्या हो जाएगा, तो ऐसी गतिविधि है जिसमें बच्चे टारगेट लैंग्वेज का यूज करते हैं बच्चे संप्रेषण के उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। आपके 15 एमसीक्यूज में कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।